हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग में कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या हो। अब हमको इसमें पहले क्या जानना है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब पहले सबसे पहले नंबर पे दे रहा है क्या, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कि सबसे पहला आता है क्या, मनी मेजर कॉन्सेप्ट। कि सबसे पहले आपको क्या करना, अपने मनी को मेजर करना, अपने मनी को पहचानना होगा, उसकी एंट्री सही से करना होगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक कॉमन यूनिट से मेजर किया जाता है। कॉमन यूनिट क्या होता है, जैसे हम कोई भी गुड्स परचेज या सेल करते हैं ना, उसका एक यूनिट होता है। यूनिट क्या समझना होगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मार्केट पे हम पीस में खरीद के लाए और उसको केजी में बेचेंगे, ऐसा नहीं है ना। मार्केट पे हम खरीद के लाए पीस में और उसको बेच देंगे लीटर में, पॉसिबल है ना। कुछ लोग कह रहे हैं पॉसिबल है कि मार्केट पे इनको लीटर में बेचा जा सकता है, बेचा जा सकता है इसका, हाँ इंक को बेचा जा सकता है। अब ध्यान दीजिए, वही कह रहा है कि उसका सबका एक कॉमन यूनिट होता है कि जब आप कोई ठोस सामान खरीदेंगे, दो चीज में हो सकता है, या तो पीस में या तो केजी। और आय कह रहा है जिसे मनी कहा जाता है, कह रहा है ऐसे ट्रांजैक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके या मेजरमेंट किया जा सके, उसे ही बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाए। कि अगर हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं ना, चाहे उसका नाम हम क्या देते हैं, मनी कहा जाता है। और आगे क्या है, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसे मनी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। यानी कि ऐसे कोई भी हम गुड्स खरीदेंगे, तो अगर जब तक हमको इसकी क्वांटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तब तक हम क्या कर पाएंगे, इसको बेच पाएंगे। तो हम खरीद के लाए पीस में और बेचने जाएंगे लीटर में। जो खरीदने के लिए आए वो भी कहेगा नहीं हम नहीं खरीदेंगे, आप महंगा देंगे, है ना। फिर आगे कह रहे हैं यहाँ पे क्या, मेजरमेंट किया जा सके। और अगर आप उससे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाए। कि अगर हम ये पीस में खरीदे और पीस में ही बेचेंगे, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांजेक्शन माना जाए। और आगे कह रहा है, और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाए। और वही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, वैसा नहीं हमने सामान खरीदा लीटर में और बेच रहे हैं पीसेस में, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाए। और फिर आगे कह रहा है यहाँ पे, जैसे कोई सेल्समैन किसी पार्टिकुलर दिन में कितने अमाउंट का गुड्स सेल करता है, केवल इस अकाउंट को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सकता। यानी कि वो भले से पीस में या अलग अलग क्वांटिटी में यूनिट में सेल करेगा, लेकिन वो पूरे एक दिन पार्टिकुलर एक सेल्समैन कितने रुपए का सेल कर ले जाता है, वही बस हमको क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना। अब अगर हमारा बिजनेस है तो हो सकता है उसमें एक में कई सारे सेल्समैन होंगे, उसमें से एक सेल्समैन ने टोटल कितने रुपए का सेल किया हुआ है हमको क्या करना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना। और फिर आगे जबकि एम्प्लाई, फिर आगे रहा क्या, सेटिस्फेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। कि जितने भी एम्प्लॉय होंगे उन सभी को मिलाकर हम एक साथ कोई इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हमारे पास 10 एम्प्लॉय हैं, 10 एम्प्लॉय अलग अलग सेल्समैन हैं। जैसे कोई मार्कर पेन सेल करेगा, तो कोई रिमोट सेल करेगा, कोई अलग अलग प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो सबको हम एक मिला करके नहीं कर सकते ना। क्योंकि हो सकता है कि एक अगर जो क्या कर रहा है पीसेस में बेच रहा है, दूसरा कोई केजी में बेचेगा, तो तीसरा कोई लीटर में बेचेगा। इन सबको हम एक में कोई एंट्री नहीं कर सकते। करेंगे तो सिर्फ क्या करेंगे, एक कोई एम्प्लॉई ने, ये कोई सेल्समैन ने पूरे दिन में कितना सेल किया, बस हम वही रिकॉर्ड करेंगे, बाकी उसका कोई यूनिट रिकॉर्ड नहीं कर। फिर आगे कह रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम आगे कह रहा है सेटिस्फेक्शन को मनी के रूप में मेजर नहीं कर सकते। यानी कि जो भी आप गुड्स खरीदेंगे, अगर जो आपने पीसेस में बेचा तो पीसेस में, और आपने यूनिट में लीटर में बेचा तो लीटर, ये आप इसको इसमें क्या कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि ये आपका क्या एक यूनिट है, इसको मनी के रूप में आप दिखा नहीं सकते। कि आप ये कहेंगे कि हमने 10 पीस खरीदे, ये 10 मनी हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा, ऐसा हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको हमने जितना बेचा वही पार्टिकुलर हमको अमाउंट अगर जो रिकॉर्ड करना है, वो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। और इसके बाद से अगला आता है क्या, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार उस बिजनेस को एक एंटिटी के रूप में देखा जाता है। तो एंटिटी आप लोग पढ़े हैं ना, एंटिटी क्या है, बिजनेस का एक नाम, यानी कि उसका नाम ही क्या है, एक अस्तित्व है। और वही अस्तित्व हमारा क्या कहलाता है, एंटिटी कहलाता है। यानी कि ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है,
कि जो भी हमारा एंटिटी है ना, वही हमारा उसी के रूप में देखा जाएगा, अगर जो कि अपने ऑनर से बिल्कुल अलग एंटिटी, यानी कि उसका मालिक अलग एंटिटी हो जाएगा और उसका बिजनेस क्या होगा, अलग एंटिटी हो जाएगा। जैसे बहुत सारे जगहों पे ये होता है कि बिजनेस का मालिक एक होता है लेकिन उसके कई सारे बिजनेस होते हैं, आया समझे ना। उसको चलाने के लिए अलग अलग मैनेजर रखे गए होते, तो फिलहाल वहां का देखभाल कौन करता है, वो मैनेजर करता है। तो वही बिजनेस का जो ऑनर है वो अलग एंटिटी हो जाए, उसकी एक अलग पहचान हो जाए और उस बिजनेस का एक अलग नाम हो जाए, एक अलग एंटिटी हो जाए, उसके रूप में देखा जाएगा। फिर आगे कह रहा है इसमें अलग एंटिटी है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका मालिक एक अलग एंटिटी है। और क्या कह रहा है, हम हमेशा हमेशा ही इन दोनों को अलग अलग एंटिटी मानकर ही अकाउंटिंग करें कि हमने बिजनेस अपना कितना पैसा खर्च किया। हम बिजनेस एक है लेकिन दो यूनिट एंटिटी बनेगा, एक बिजनेस के मालिक का और एक बिजनेस का। जैसे सपोज करिए बिजनेस मैंने बताया एक हो गया और इस बिजनेस का मालिक क्या हो जाएगा, एक। लेकिन ये बताइए, हो सकता है ये बिजनेस का जो ऑनर है ना, ये अपना कहीं एक और बिजनेस ओपन कर दिया हो, तो एक साथ दोनों जगह तो रहेगा नहीं, रहेगा तो कहीं एक ही जगह। तो अब होगा क्या, जो हम बिजनेस में ट्रांजेक्शन करेंगे वो बिजनेस में अलग होगा, और इसको जो पैसा हम देंगे वो क्या करेंगे, ऑनर को अलग पैसा देंगे। तो इन दोनों को अलग अलग एंटिटी मान के एंट्री करना होगा ना, क्या होगा, अब बोलो। नहीं, यहाँ पे वो नहीं होगा, देखो जैसे हम बिजनेस में क्या किए, जो पैसा बिजनेस ऐसा नहीं बिना खर्च का चलेगा, बिजनेस में भी कुछ ना कुछ खर्च आएंगे ना, बिजनेस भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट देगा ना, इसका हम अलग एंट्री करें। और वही हमने अपने ऑनर को कितना पैसा दिया, ऑनर ने हमारे बिजनेस में कितना पैसा लगाया, ये हम अलग एंट्री करें, ताकि हम उसको ये दिखा सकें कि हमने आपने हमको इतना पैसा दिया और हमने आपको ये इतना पैसा। ये अगर हमको दिखाना है तो इन दोनों को हमको अलग अलग एंटिटी मानना हो। अब जैसे हम ये कहें कि हमने एक बिजनेस ओपन कर दिया और आप वहां पे काम कर रहे हैं, आ रहा है समझे ना, हमने आपको कितना पैसा लगाया ये आपको रिकॉर्ड करना होगा ना। नहीं रिकॉर्ड करें, आज हमने लगाया 1 लाख, तो कल होगा तो हम कहेंगे नहीं, हमने हमने बिजनेस में लगाया 2 लाख। आ रहा है समझे ना, तो वो क्या करना, आपको अलग एंटिटी माना हो कि नहीं हमारा बिजनेस एक अलग एंटिटी है और इस बिजनेस में इतना पैसा लगा हुआ है, और जो हमारा बिजनेस का मालिक है जो ऑनर है वो एक अलग एंटिटी है। जो वो एंट्री जो पैसा देगा उसको हम अलग एंट्री करेंगे, और जो हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन होंगे वो हम सारा अलग एंट्री, यानी कि दोनों अलग अलग एंटिटी मानकर ही हम हमेशा एंट्री करेंगे। और जब हम ऐसा नहीं मानेंगे तो हमारा क्या होगा, बिजनेस का सारा ट्रांजेक्शन मिक्स हो जाएगा, और ये जितना भी हम ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड देना पाएंगे, स्टेटमेंट देना चाहेंगे, तो वो क्लियर उस स्टेटमेंट नहीं दे। तो जो हमारा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि जब भी आप बिजनेस में एंट्री करेंगे तो आप दो एंटिटी मानेंगे, एक किसका, बिजनेस के मालिक का एक अलग एंटिटी, और फिर एक बिजनेस का अलग एंटिटी। क्लियर सबको ना। और इस कॉन्सेप्ट के बाद से अगला आता है क्या, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब ये कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम यह मानकर अकाउंटिंग करेंगे कि हमारा बिजनेस एक लंबे समय तक चलता रहे। क्या होगा कि हम यही मान करके जितना अकाउंटिंग करेंगे ना, बस यही मानेंगे कि हमारा बिजनेस अभी बंद होने वाला नहीं, एक लंबे समय तक चलेगा, इसके बंद होने की कोई संभावना नहीं। वही हमारा क्या कहलाएगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आएगा। तथा बिजनेस को निकट भविष्य में बंद करने की कोई संभावना नहीं, यानी कि जो आने वाला समय है उसमें हमारे बिजनेस को बंद करने की कोई संभावना नहीं है। आयकर इसे कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, कंटिन्यू ऑफ एक्टिविटी कॉन्सेप्ट, कि जो आपका बिजनेस है ये हमेशा चलता रहेगा, कभी बंद होने वाला नहीं। और हम ये न माने कि हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, हम ये माने कि नहीं हमारा बिजनेस कल ही बंद हो जाएगा, हम ये सोचें जब कल ही बंद है तो फिर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड क्यों कर, यही समझेंगे ना। लेकिन हम ये मान लें कि नहीं हमारा बिजनेस वो लंबे समय तक चलता रहेगा, हम डेली का डेली पूरे ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर। आ रहा है समझे ना। जैसे आप लोग क्या करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो जैसे लास्ट एग्जाम हो जाता है, सोचते हैं अब एग्जाम खत्म हो गया अब क्या पढ़, यही होता है ना। अक्सर देखते हैं आज एग्जाम खत्म, आज से पढ़ाई भी खत्म। लेकिन जब एग्जाम आने वाला होता है तो हम क्या करते हैं, ये मान करके पढ़ाई करते हैं कि अभी हमारा एग्जाम आने। सेम उसी प्रकार से हम बिजनेस में आएंगे, तो बिजनेस हम यही मानेंगे कि जो हमारा बिजनेस ही हमेशा क्या होगा, चलने वाला। नहीं तो हम ये मान लेंगे नहीं हमारा 1 महीने के बाद हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, हम सोचेंगे बिजनेस तो वैसे ही बंद होने वाला है, तो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करने का कोई मतलब
नहीं। तो ये क्या करना होगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हमको समझना होगा कि जो हमारा बिजनेस हमेशा क्या होगा, एक लंबे समय तक चलने वाला है, कोई बंद होने वाला नहीं। फिर आगे क्या रहा है यहाँ पे, जैसे कि यदि कोई कंपनी को किसी प्लांट या मशीनरी को बनाने में लगने वाली लागत को सेम ईयर को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता, बल्कि यह एज्यूम करके बनाया जाता है कि इस प्लांट या मशीनरी का प्रयोग बिजनेस द्वारा लंबे समय तक किया जाए। अगर जो हम अपने बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, उस बिजनेस में कोई प्लांट या मशीनरी हम रख रहे हैं, आया समझे ना, तो क्या हम ये मान करके रखेंगे कि नहीं ये हमारा क्या करेगा, इतना पैसा लग रहा है तो हम लगाएं कि नहीं लगाएं, ये सोच के रखेंगे। हम यही सोचेंगे कि नहीं, हमने जो प्लांट या मशीनरी जो लगाया है ना, ये एक लंबे समय तक चलेगा, और ये लंबे समय तक चलने के साथ साथ हमारे बिजनेस में क्या करेगा कि जितना हम उसमें लागत लगाएंगे उससे ज्यादा वो मेच्योर करके हमको दे दे, ये हम मान करके लगाएंगे ना। अब जैसे सपोज करिए हम ये माने, अभी अटेंडेंस में पता चल जाएगा। अभी ध्यान दीजिए, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा है ना, कि जो भी हम अपने बिजनेस में काम करेंगे बस हम ये मान करके करेंगे जो हमारा बिजनेस है ना वो लंबे समय तक क्या होगा, चलिए। अब जैसे हम कोई प्लांट एंड मशीनरी लगा रहे हैं, हम ये सोचेंगे नहीं हम प्लांट एंड मशीनरी लगाएं 10 दिन में खराब हो जाएगा, हमारे बिजनेस में कोई काम नहीं करे। फिर और हम ये सोच करके लगाएंगे तो क्या हमारे बिजनेस वो काम करेगा। लेकिन हम ये सोचें कि नहीं हम ये प्लांट एंड मशीनरी लगा रहे हैं, भले से ही वो खराब हो लेकिन आगे चल करके वो क्या होगा, लंबे समय तक काम करेगा, और उससे ज्यादा वो एज्यूम करके हमारा क्या कर सकता है, मनी वापस कर सकता है। और जब हम कोई अपने बिजनेस कोई फैक्ट्री लगाते हैं ना, तो फैक्ट्री देखिएगा कि उसमें अगर कोई मशीनरी लगा है ना तो काफी ज्यादा रुपए का वो मशीनरी है, लेकिन ये सोच करके लगाया नहीं 2 साल में हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, फिर क्या हम कर पाएंगे। लेकिन हम ये सोचें नहीं जब तक रहेगा तब तक ये हमारे बिजनेस में काम करेगा, और ये सोच करके हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, गोइंग कंसर्न। और इस कॉन्सेप्ट के बाद से आता है अगला हमारा क्या, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट क्या है सबको पता है ना, कि जब कोई भी हम वस्तु खरीदते हैं तो वह उसका रेट ही क्या कहलाता है, कॉस्ट कहलाता है। तो अब एक बात बताइए, जैसे हमने आज कोई सामान खरीदा और 2 साल के बाद जब एंट्री करना हुआ, तो क्या हम बताएंगे नहीं हमने 2 साल पहले जो सामान खरीदा वो 10 रुपए का खरीदा था और खरीदे हम 50 रुपए का, हम यही कहेंगे ना हमने 50 रुपए का खरीदा है, वही हमारा क्या कहलाता है, कॉस्ट पर। जैसे देखिए कह रहा है, यहाँ कह रहा है इस हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी भी एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी ओरिजिनल कॉस्ट मानकर ही रिकॉर्ड किया जाता है। क्या करेंगे कि इसको एक दूसरा नाम लिख दिया जाता है क्या, हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्योंकि अगर जो हम कोई भी एसेट्स अपने बिजनेस में खरीदते हैं और उसका रिकॉर्ड जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करना हो, उसका ओरिजिनल कॉस्ट ही मानकर एंट्री करें। क्या, तो कह रहा है जैसे कि यदि हम किसी फर्नीचर का 50,000 रुपए में खरीदा, कितने रुपए में खरीदे हैं, 50,000 में खरीदे हैं, तो हम 2 साल बाद भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी ओरिजिनल कास्ट 50,000 में रिकॉर्ड करेंगे। यही हमारा क्या कहलाता है, कॉस्ट कॉस्ट। अब ऐसा तो नहीं हमने फर्नीचर जो है खरीदा कितने रुपए में, 50,000 में, और 2 साल के बाद हम कहेंगे हमने इसको 60,000 में खरीदा था, या फिर हम ये कहेंगे कि इसको 40,000 में खरीदा, ये कहेंगे। हम क्या कहेंगे कितना में खरीदा हमने, 50,000 में ही खरीदा, ये इसकी क्या होगी, ओरिजिनल कॉस्ट होगी, यही हमारा क्या कहलाएगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। क्लियर सबको ना, यानी कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं और जो 2 साल के बाद उसको रिकॉर्ड करना होगा, तो भी हम यही रिकॉर्ड करेंगे, हमने जितना में खरीदा था वही रिकॉर्ड करेंगे, उसी ओरिजिनल कॉस्ट ही रिकॉर्ड करेंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। क्लियर सबको ना। अभी कॉन्सेप्ट क्या है, कब ऐसा नहीं कि हम अपने बिजनेस में गए और कोई सामान खरीद लिए हैं, सामान खरीदने के बाद हम उसको क्या किए, एंट्री अभी नहीं की, 2 साल के बाद हम एंट्री करने जा रहे थे, हम उसको कहीं हमने 50,000 में नहीं बल्कि 40,000 में खरीदा या 30,000 में खरीदा, तो उसकी ओरिजिनल कास्ट थोड़ी होगी। ये हमारा क्या है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट करना होगा, आपने जितना में खरीदा वही आपको हमेशा उसकी ओरिजिनल कास्ट मानकर रिकॉर्ड करें। और उसके बाद आता है क्या, डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, तो लगभग आप लोग डेबिट और क्रेडिट जानते हैं ना,
डेबिट और क्रेडिट। तो डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो पक्ष होते हैं। अगर जो आप अपने बिजनेस में जाएंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो हमेशा से ही दो पक्ष, क्योंकि आपने ट्रांजैक्शन में पढ़ा है कि सिंगल कोई भी एक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ट्रांजैक्शन करने के लिए कितने व्यक्ति इन्वॉल्व होने चाहिए। जैसे अगर जो आपका ये बिजनेस है और यदि आप परचेस कर रहे हैं तो भी आप कितने लोग हो गए, एक आपका बिजनेस और एक आपके सप्लायर का बिजनेस। और यदि आप इसको सेल कर रहे हैं तो भी कितने लोग हो जाएंगे, एक तो आपका बिजनेस और एक दूसरा कस्टमर। कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप बता रहे कितने पक्ष होते हैं ट्रांजेक्शन में। तो क्या, तो कह रहा है पहला पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। यानी कि इसमें से या तो ये डेबिट होगा या तो ये क्रेडिट होगा, या तो ये डेबिट होगा तो ये क्रेडिट, चाहे इसमें ये डेबिट होगा तो ये क्रेडिट और ये क्रेडिट होगा तो ये क्रेडिट। यानी कि पहला पक्ष डेबिट का होगा तो दूसरा पक्ष किसका होगा, क्रेडिट का। और आ कर रहा है डेबिट पक्ष की वैल्यू, डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू के बराबर हो। कि अगर जो जितना में हम डेबिट करेंगे ना उतना ही वैल्यू हमको क्या करना हो, क्रेडिट करना हो। जैसे एक एग्जांपल लीजिएगा, हम किसी दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने के लिए, और जो 10 रुपए का कोई सामान खरीदते हैं तो क्या हम उसको 5 रुपए देते हैं, कितना देते हैं, 10 रुपया ही देते हैं। हम जितना में खरीदा उतना ही हमने उसको पैसा दिया। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ का बैलेंस हमारा क्या होगा, बराबर। और आगे कह रहा है जैसे व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश, जैसा कि हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया कैश में। और आगे कह रहे हैं यहाँ पे इट रिसीव गुड्स ऑफ सेम वैल्यू एंड गिव कैश टू इक्वल टू वैल्यू, कि उसने किया क्या, सेम वैल्यू हमसे रिसीव किया, जितना हमने सामान खरीदा उसने उतना ही वैल्यू रिसीव किया जितना हमने क्या किया, उसको कैश दिया। यानी कि जितना का हम सामान खरीदे हैं वही पैसा हम उसको क्या किए, दिए और उतना ही वो पैसा रिसीव किया। जैसे इसके पहले एक हम लोग पढ़े कॉस्ट कॉन्सेप्ट ना, उसमें पढ़ा है फर्नीचर परचेज हुआ था कितने रुपए का, 50, कितने का, 50,000। तो जब 50,000 हम कोई सामान खरीदे हैं, क्या हम उसको 50,000 से कम देंगे, बुलाने देगा सामान, क्या करेगा, छोड़ेगा, और नहीं छोड़ेगा तो तो हम क्या करेंगे, जितना उसका रेट है उतना ही देंगे ना, यानी वही टोटल वैल्यू हम मानकर क्या करेंगे, एंट्री कर। सपोज कि आप 50,000 का सामान खरीद रहे हैं, उसमें 10,000 छोड़ दिया, कह रहे हाँ आप मेरे घर के 10,000 ले लीजिए, छोड़ देते हैं 10,000, तो वो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 40,000 पड़ेगा ना। सपोज ये 40,000 आपका क्रेडिट हुआ, जो पैसा आप देंगे वो कितना देंगे, 40,000 ही देंगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा। तो दोनों यानी कि क्रेडिट और डेबिट दोनों पक्ष की वैल्यू हमेशा क्या होती है, बराबर। ये क्लियर है सबको ना। अभी कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट है, डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगला हमारा आता है क्या, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ये आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइएगा। हम्म रहने दे रहे मत थोड़ा, यानी कि आज आप लोग कहाँ तक पढ़ के आना, ये कॉन्सेप्ट डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट तक। अगला हम आपको बताएंगे कौन सा, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट।